हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे क्लासिकल मॉडल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिकल मॉडल के अजम्पशंस, क्लासिकल मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑफ क्लासिकल मॉडल एंड इक्विलिब्रियम। फिर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लासिकल मॉडल पर। फिर हम देखेंगे कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट भी देखेंगे। और फिस्कल पॉलिसी के इफेक्ट को समझने के लिए हमें लोनेबल फंड थ्योरी समझनी होगी, तो उसको समझेंगे। और हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है फ्रॉम द मार्केट तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करके अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तब क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है क्लासिकल मॉडल पर। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल मॉडल के अजम्पशंस की बात करते हैं। तो पहली अजम्पशन है फुल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि अगर वेज चेंज होंगे तो प्राइस जो है वो चेंज हो जाएंगे इमीडिएटली सेम प्रोपोर्शन से, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्राइस चेंज होंगे तो वेजेस चेंज हो जाएंगे सेम प्रोपोर्शन से इमीडिएटली। और इसी अजम्पशन की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है वो वर्टिकल बनता है। अब हम सेकंड अजम्पशन देखते हैं, जो कि है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और ये जो अजम्पशन है ये बेस्ड है बार्टर सिस्टम पर। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं, तो इस अजम्पशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें अपना जो प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए किसी और के डिमांड करने की जरूरत नहीं है। तुम वो प्रोडक्ट पहले ही बना लो और उसका कोई ना कोई डिमांड कर लेगा। तो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देती है ये अजम्पशन के तुम इस वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे क्योंकि तुम सोच रहे हो कि वो शायद उसकी डिमांड ना हो। तो इस अजम्पशन से ये ख़त्म हो गई, और इसका मतलब हुआ अजम्पशन का कि कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी क्लासिकल मॉडल में। और क्लासिकल मॉडल फुल एम्प्लॉयमेंट को जो है कंसिडर करते थे। तीसरी अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन इन्होंने एज्यूम किया है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, प्राइस टेकर होंगी, और बाकी जितनी भी अजम्पशन परफेक्ट कंपटीशन में लागू होती हैं वो यहाँ पर भी लागू होंगी। लेबर मार्केट डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम को, और इसी वजह से जो क्लासिकल मॉडल है इसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। पांचवी और इम्पोर्टेंट अजम्पशन है क्लासिकल मॉडल की कि ये क्लासिकल डाइकोटोमी को एज्यूम करती है। क्लासिकल डाइकोटोमी का मतलब होता है कि नॉमिनल वेरिएबल्स जो है वो इम्पैक्ट करेंगे नॉमिनल वेरिएबल्स को, और जो रियल वेरिएबल्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे रियल वेरिएबल्स को। अब हम क्लासिकल मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं। तो इन्होंने टिपिकल प्रोडक्शन फंक्शन लिया है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लेबर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। अब लेबर डिमांड फंक्शन जो है वो VMPL लिया, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो आती है वो आती है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो लेबर ने प्रोड्यूस किया है और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इस वजह से है क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो क्लासिकल मॉडल में डाउनवर्ड स्लोपिंग ली गई है, और प्राइसेस प्रोडक्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कांस्टेंट होते हैं। तो इस वजह से जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है। तो ये लेबर डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि लेबर डिमांड कर्व कैस किन किन चीज़ों की वजह से शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो लेबर डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लेबर डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्राइस घट जाएगा प्रोडक्ट का तो लेबर डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगी राइट में। तीसरा है कि अगर हम इन्फ्यूज़न करें कैपिटल का, तो अगर इन्फ्यूज़न ऑफ कैपिटल होता है उससे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाती है, तो वो भी जो लेबर डिमांड कर्व है उसको राइट में शिफ्ट कर देगा। अब हम लेबर सप्लाई कर्व समझते हैं। तो ये डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम द चॉइस बिटवीन लेजर एंड कंजम्पशन विद द अजम्पशन दैट इट इज़ ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। तो लेबर सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और ये डिटरमाइन होता है कि लेबर कितना टाइम देना चाहती है अपने कंजम्पशन पर और कितना टाइम देना चाहती है अपने आराम पर। अब जो शिफ्ट है लेबर सप्लाई कर्व में उसको भी हम समझते हैं। तो ये भी तीन चीज़ों से शिफ्ट हो सकता है। पहला, अगर प्राइसेस में चेंज हो,
तो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो रियल वेज है लेबर की वो घट जाएगी, और जब रियल वेज घट जाएगी तो जो लेबर सप्लाई है वो भी घट जाएगी, यानी कि जो लेबर सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा प्राइसेस के घटने पर, बढ़ने पर। फिर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि लोग जो है आपकी इकोनॉमी में आ रहे हैं, और एमिग्रेशन का मतलब होता है कि लोग जो है आपकी इकोनॉमी से जा रहे हैं, तो ये लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ा देता है या घटा देता है, तो उससे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा, अगर कल्चरल चेंजेस हो जाएं, यानी कि जैसे अगर कोई इकोनॉमी है जहाँ पर पहले वुमेन पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन कल्चरल चेंजेस आने की वजह से अब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं उस इकोनॉमी में, तो जो लेबर सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर ऐसे प्रोविजंस आ जाएं जिससे चिल्ड्रन भी पार्टिसिपेट कर सकें, तो वो भी लेबर सप्लाई को बढ़ा देगा। क्लासिकल मॉडल को सप्लाई साइड मॉडल कहा जाता है क्योंकि इनपुट मार्केट यानी कि जो लेबर मार्केट है वो डिटरमाइन करेगी कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होने वाला है। तो ये जैसे कि इनपुट मार्केट है जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमें देगा कि कितने लेबर उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेने वाले हैं और किस वेज रेट पर। फिर जितनी लेबर एम्प्लॉय होगी, जैसे यहाँ पे L1 आई है, तो वो बताएगा कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है, जो कि Y1 है। अब हम समझते हैं क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ड्राइव होता है कंसीडरिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट सच दैट लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम कंसीडर करें कि प्राइसेस डबल हो गए, तो जो लेबर डिमांड कर्व होगी वो शिफ्ट कर जाएगी वर्टिकली अपवर्ड, और उसके पीछे रीज़न होगा कि मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, और जो लेबर सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी वर्टिकली टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो जो रियल वेजेस होंगी लेबर की वो घट जाएगी, और रियल वेजेस के घटने की वजह से जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी घट जाएगी। तो लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट होगी राइट में, क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ गई प्राइसेस के बढ़ने से, और लेबर सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगी वर्टिकली लेफ्ट में, क्योंकि जो और रियल वेजेस हैं लेबर की वो घट गई प्राइसेस के बढ़ने से। अब ये जो शिफ्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि जो वेजेस हैं वो भी डबल हो जाएंगी और आउटपुट वही रहेगा। तो अगर हम E1 की बात करें तो रियल वेजेस W1/P1 थी। तो जब दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा, जब लेबर डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगी और लेबर सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होगी, तो हम E2 पर होंगे। वहाँ पर रियल वेजेस होंगी 2W1/2P1। तो जो W1/P1 है वही उनकी रियल वेजेस होगी, तो रियल वेजेस कांस्टेंट रहेंगी। और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो वर्टिकल होगा। तो प्राइसेस अगर P1 से 2P1 होंगे तो वेजेस W1 से 2W1 हो जाएंगी, और जो रियल वेजेस हैं एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट वो सेम रहेंगे। नॉमिनल वेज एंड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा सेम प्रोपोर्शन से। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से और क्लासिकल डाइकोटोमी होने की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है क्लासिकल मॉडल का वो वर्टिकल होता है। अब हम समझते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को। तो जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो दिखाता है टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी रिफ्लेक्टेड एज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट सच दैट ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। और यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसको ड्राइव किया गया है फ्रॉम मनी सप्लाई इक्वेशन ऑफ फिशर। तो फिशर की मनी सप्लाई इक्वेशन थी MS इंटू VY इक्वल टू P टाइम्स V, जहाँ पे MS रिप्रेजेंट कर रहा है मनी सप्लाई को, VY रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को, P रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज प्राइस इन इकोनॉमी, और Y रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा P इक्वल टू MS VY/Y, और यही जो है क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व की इक्वेशन होती है। और इसको जब हम कर्व के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो शिफ्ट है एग्रीगेट डिमांड कर्व में वो सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से होता है। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं क्लासिकल मॉडल में। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, और वहाँ से हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से क्या चेंजेस होंगे। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है
तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बढ़ जाएगी, और ये डिमांड भी बढ़ा देगी लेबर की और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो लेबर डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और बढ़ भी जाएगा। अब क्योंकि आउटपुट बढ़ गया तो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगा राइट में, जिससे प्राइसेस जो होंगे वो घट जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आउटपुट बढ़ जाएगा, प्राइसेस घट जाएंगे, लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और वेजेस बढ़ जाएंगे। अब हम समझते हैं इमिग्रेशन का इफेक्ट क्या होता है क्लासिकल मॉडल पे। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जो वर्कर्स हैं उनका आउटफ्लो हो रहा है, वो आपकी इकोनॉमी से जा रहे हैं, जिससे जो लेबर सप्लाई होगी वो घट जाएगी। तो जो लेबर सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब क्योंकि लेबर कम हो गई तो जो आउटपुट है वो भी घट जाएगा, और आउटपुट घटने की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, जिससे आउटपुट घट गया और प्राइसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इमिग्रेशन का इम्पैक्ट होता है कि आउटपुट घट जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और वेजेस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर एमिग्रेशन होता कि अगर जो वर्कर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में आ रहे होते तो लेबर सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता, आउटपुट बढ़ जाता, एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता, तो प्राइसेस घट जाते। अब हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है क्लासिकल मॉडल में। तो अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा वो शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो एडी जो कि M1 मनी सप्लाई पर था वो अब शिफ्ट हो जाएगा एडी टू M1 मनी सप्लाई पर। तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, एक्सेस डिमांड होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और क्योंकि हमने कंप्लीट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एज्यूम की है तो नॉमिनल वेजेस भी जो है बढ़ जाएंगी इमीडिएटली, और रियल वेजेस में कोई चेंज नहीं होगा, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि मनी सप्लाई के बढ़ने से आउटपुट पर कोई चेंज नहीं होगा क्लासिकल मॉडल में, और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी। इसीलिए एनी चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाई इन प्योर क्लासिकल मॉडल। और मनी न्यूट्रलिटी क्लासिकल मॉडल में एग्जाम्पल है क्लासिकल डाइकोटोमी की। और मनी न्यूट्रलिटी जो है क्लासिकल मॉडल में शॉर्ट रन में भी देखी जाती है और लॉन्ग रन में भी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की क्लासिकल मॉडल में। तो फिस्कल पॉलिसी समझने से पहले हमें लोनेबल फंड थ्योरी समझनी होगी। तो लोनेबल फंड थ्योरी कहती है कि रियल इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। तो जहाँ पर लोनेबल फंड की डिमांड और लोनेबल फंड की सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो हमें रियल इंटरेस्ट रेट देंगे उस इकोनॉमी का। अब लोनेबल फंड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। तो हाउस होल्ड्स जो होते हैं ये सप्लायर होते हैं लोनेबल फंड के, और फर्म और गवर्नमेंट ये डिमांडर होते हैं लोनेबल फंड के। जो सप्लाई है लोनेबल फंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट से, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सेविंग्स बढ़ जाएगी, और सप्लाई कर्व जो होता है लोनेबल फंड का वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड जो है लोनेबल फंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट से। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो घट जाती है, और डिमांड कर्व जो है लोनेबल फंड का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये लोनेबल फंड का सप्लाई कर्व है और ये लोनेबल फंड का डिमांड कर्व है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमें रियल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो जो डिमांड है लोनेबल फंड की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो लोनेबल फंड का डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो एल डी शिफ्ट हो गया एल डी डैश पर। और क्योंकि अब इस इंटरेस्ट रेट पर एक्सेस डिमांड होगी लोनेबल फंड की तो दो साइमल्टेनियस इवेंट्स होंगे। पहला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो सप्लाई बढ़ जाएगी लोनेबल फंड की, और दूसरा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी लोनेबल फंड की और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी लोनेबल फंड की। और किसी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे अगर राइज हो रहा है सेविंग में तो इसका मतलब है कि हमें फॉल देखने को मिल रहा है कंजम्पशन में।
तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा वो बराबर होगा कि जो कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है उसके। तो हमें एग्रीगेट डिमांड पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और उसको बोरोइंग से बढ़ाती है मार्केट से लेकर, तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा प्राइस पर, आउटपुट पर, नॉमिनल वेज पर और रियल वेज पर। अब हम देखते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में क्या होगा। तो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो प्रिंट करता है मनी को और वो गवर्नमेंट को देता है एक्सपेंडिचर के लिए, तो जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और मनी सप्लाई के बढ़ने का मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो एडी कर्व शिफ्ट हो जाएगा एडी डैश पर, जिससे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और जो शिफ्ट होगा लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड कर्व में वो भी हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, और जिससे वेजेस भी बढ़ जाएंगे सेम प्रोपोर्शन से। तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा रियल वेज में, आउटपुट में और रियल इंटरेस्ट रेट में। और डेफिसिट फाइनेंसिंग से लोनेबल फंड की मार्केट पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा टैक्सेस का। तो अगर चेंज होता है लमसम फॉर्म ऑफ टैक्स में, तो वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि फिस्कल पॉलिसी में हुआ था। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है बोरोइंग लेकर फ्रॉम द मार्केट, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्लासिकल मॉडल में, तो लमसम टैक्स के घटाने का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए वेजेस पर, तो वो इम्पैक्ट करेगा आउटपुट को सप्लाई साइड से, लेकिन उसका कोई चेंज नहीं होगा एग्रीगेट डिमांड पर। तो अगर टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट वेजेस पर, तो इससे वर्कर्स जो है वो सप्लाई करने लगेंगे ज़्यादा लेबर, तो एल एस कर्व शिफ्ट हो जाएगा एल एस डैश पर, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से जो आउटपुट होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो आउटपुट y1 से शिफ्ट हो जाएगा y2 पर। और आउटपुट के बढ़ने की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में, जिससे प्राइसेस जो है वो घट जाएंगे। तो चेंज होने की वजह से टैक्सेस के वेजेस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है रियल आउटपुट में मार्केट में। और अगर टैक्सेस जो है घट जाते हैं तो वो गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ा देगा, क्योंकि टैक्सेस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं गवर्नमेंट के, और अब टैक्सेस घट गए हैं तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो घट जाएगी, तो जो डेफिसिट है गवर्नमेंट वो बढ़ जाएगा। जब गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ेगा तो जो डिमांड होगी लोनेबल फंड की वो भी बढ़ जाएगी, और जो डिमांड कर्व है लोनेबल फंड का वो भी शिफ्ट हो जाएगा L1D से L2D तक, जिससे रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। थैंक यू।